अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारा पहला टॉपिक भी यही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उससे पहले हमने 9th क्लास में मोशन के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि मोशन क्या होती है। मोशन और रेस्ट दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए आप हमेशा रिलेटिव बात करते हैं। आप एब्सोल्युटली किसी को भी ये नहीं कह सकते कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको उसके सराउंडिंग को देखना पड़ता है, उसके इर्द गिर्द के माहौल को देखना पड़ता है। अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील कर रहा होता है उसे आप रेस्ट में कहते हैं, मोशन में कहते हैं। अगर तब्दील नहीं कर रहा होता उसे आप रेस्ट में कहते हैं। ठीक है जी। वहां पे आपने मोशन की एग्जाम पढ़ी थी, उनमें से एक एग्जाम है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या थी कि अगर कोई बॉडी अपने बॉडी के आगे पीछे मूव करे, दाएं बाएं मूव करे, उस मोशन को आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इंग्लिश में आप क्या था आपने कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसका दूसरा नाम है आपके पास ऑसिलेटरी मोशन। ये आपने नाम 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, ये नाम आपको 10th क्लास में आया है और इसको आपने याद रखना है कि ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन एक ही होती है, इनमें कोई फर्क नहीं होता। इस एग्जाम्पल आपने वहां पे पढ़ी थी, सिंपल पेंडुलम, मैच स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये सारी चीज़ क्या है एग्जाम्पल। इन तीनों को यहाँ पे मैंने 2 लिखी हैं, एक और है बॉल एंड बाउल सिस्टम। इन तीनों को आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे भी। तो अब आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है और बुक का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होती है, ये किस तरह की मोशन है? क्योंकि इसमें बड़ा इस्तेमाल हुआ मोशन का, मतलब यहां तक तो हमें पता है कि ये मोशन है, तो ये किस तरह की मोशन है उसके बारे में बात करनी है। तो इस मोशन में अब देखें, मोशन कब होती है? जब बॉडी मूव करता है। मूव कब करता है? जब उस पर कोई ना कोई फोर्स अमल करती है, मतलब फोर्स लगेगी, बॉडी मूव करेगा। जब बॉडी मूव करेगा तो उसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई ना कोई फासला कवर करेगा और वो कोई ना कोई एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो बॉडी की मोशन है उसका डिस्टेंस के साथ, जो मूवमेंट कर रहा है उसके साथ क्या लेना देना है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें कहती है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा डायरेक्टली होता है। इसका मतलब है कि आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बॉडी उतनी ही फोर्स से, उतनी ही ज़्यादा फोर्स से मूव करेगा। ठीक है जी। तो देखिए ज़रा, कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। वस्ती पोजीशन क्या होती है? जो बॉडी की स्टार्टिंग पोजीशन होती है, मीन पोजीशन होती है। ठीक है, वहां पे आप फोर्स लगाएंगे, बॉडी मूव करेगा। जितनी स्पीड से फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा और उतना ही ज्यादा आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। ठीक है जी। कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसकी सिमत भी हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब ये आपने यहाँ पकड़ा हुआ है, इसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, इधर किया फिर वापस आएगा, इधर किया फिर वापस आएगा, मतलब इधर जाए या इधर जाए, उनकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है जी। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल है मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसमें आप किस तरह से उसको, इस मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी बात करेंगे। तो ये डायग्राम है आपके पास, इसकी ये एक ही डायग्राम है, मैंने इसकी डिफरेंट कंडीशन बनाई है। पहली कंडीशन ये है कि बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही, उसका डिस्टेंस 0 है। इस तरफ मूव करेंगे वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैंने x के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जब बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का करेगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है जी। इस कंडीशन में जब आपने बॉडी पे फोर्स लगाई तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, उसको आपने रिप्रेजेंट किया है x के साथ। जब यहाँ पे लाके छोड़ेंगे, हमने भी बात की है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ। तो बॉडी क्या करेगा? ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन। तो ये आगे चला गया है, अभी किस तरफ आएगा? पीछे की तरफ आएगा। और असूलन तो यहाँ पे इसको मीन पोजीशन पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रुकता, बल्कि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, मज़ामती फोर्स की वजह से ये उतना ही, जितना ये इधर से आगे गया था उतना ही डिस्टेंस ये पीछे की तरफ कवर करेगा। देखें यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी सेम x है, ये दोनों इक्वल हैं। जितना अप्लाइड फोर्स में से आगे गया है उतना ही ऑपोजिट फोर्स की वजह से वो पीछे जाएगा, और जब पीछे जाएगा उसकी मोशन दोबारा क्या होगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन।
तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ गई है कि जब भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बॉडी को मूव करवाएंगे तो उसकी मूवमेंट तो होती रहेगी, लेकिन उसकी मोशन की जो डिपेंडेंस है, उसकी मोशन की जो डायरेक्शन है, वो हमेशा मरकजी जिस्म की तरफ होगी, मरकजी पोजीशन की तरफ होगी, वस्ती पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर कि फर्ज किया हमारे पास एक मैस, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, स्प्रिंग के साथ आपने इसको अटैच किया है, इसकी स्टार्टिंग में इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाएंगे वो डिस्टेंस मूव करेगा और उसने डिस्टेंस x कवर करेगा। जब वहाँ पर जाके छोड़ेंगे तो वो वापस किस तरफ आएगा, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे आने के बाद वो मजीद आगे मूवमेंट करेगा और इस तरह से इसकी मोशन क्या होगी, टू एंड फ्रो मोशन होगी, अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे मूव करेगा, जो कि किसकी एग्जांपल बन गई है, वाइब्रेटरी मोशन की। क्या थी कि अगर कोई बॉडी अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे हरकत करता है तो उसे आप क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है जी। उसके बाद यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक जो है वो साइंटिस्ट का नाम है जिसने लॉ पेश किया था। ये एक सिंपल सा और आसान सा लॉ है जो कि आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। ये क्या है जी, कहता है जी जितनी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, उतना ही ज्यादा चेंज आएगा। जितनी, ये देखिए कहता है जी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इस हुक्स लॉ के मुताबिक क्या है जी, अप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स लगाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। जो चेंज इन लेंथ हो रही है फोर्स की वजह से, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक मिकदार बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक मिकदार कम होगी तो दूसरी भी उसी के लिहाज से क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी। तो ये देखिए जी फोर्स जो है वो चेंज इन लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो आपके पास हमेशा की तरह एक इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट है, इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कहते ही हैं, क्योंकि जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन उसको अगर आपने नाम देना हो टॉपिक वाइज तो दे सकते हैं, जैसा यहाँ इसको नाम दिया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हम बात करके कर रहे हैं मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, तो हमने इसको नाम क्या दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, इट शोज इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होगी। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ इसी बात को शो कर रहा है। नेगेटिव साइन लगाने का मकसद ये होता है कि ये बॉडी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो k है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका फार्मूला आप यहाँ से निकालें तो यहाँ पे जो x है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से k का फार्मूला आ गया जो क्या हो गया, f/x। यहाँ से आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, k इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और x चूंकि डिस्टेंस है, चूंकि लंबाई है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। इसे आप कहते हैं न्यूटन पर मीटर। इस तरह भी कह सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। उर्दू में आप कहेंगे न्यूटन फी मीटर। इज इट क्लियर? ओके जी। आगे स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इसकी डिपेंडेंस किस चीज पर है, इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं इसी फार्मूले के लिहाज से। ये क्या होता है, रेशियो होती है किसके दरमियान, अप्लाइड फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान, जो लंबाई में तब्दीली हो रही है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट से मुराद ये अप्लाइड फोर्स और उसके नतीजे में होने वाली लंबाई में तब्दीली के दरमियान निस्बत को कहते हैं। इसका फार्मूला लिख सकते हैं और इसकी डिपेंडेंस लिख सकते हैं कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है मटेरियल की साख्त पर, मटेरियल है किस तरह का। अगर सख्त है तो k की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर नरम है तो k की वैल्यू क्या होती है, उसकी वजह से कम होती जाएगी। जैसे जैसे नरम करते जाते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी, अगर हार्ड की तरफ जाते रहेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। क्लियर है जी? उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसमें रीस्टोर हो जाती है,
जो उसमें जिससे मैंने बताया था कि बॉडी इधर नहीं रुकता बल्कि पीछे चला जाता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स है जो उसको मीन पर नहीं रुकने दे रही, उसको उतना ही पीछे लेके जा रही है। और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, हमने यहाँ बात की है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होगी लेकिन मूवमेंट इसकी होती जाएगी। देखिए क्या कहते हैं जी, कहते हैं अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज, हमेशा, पुश और पुल, खींचता है या धकेलता है, द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन जो परफॉर्म कर रहा हो उसको हमेशा क्या करता है, मीन पोजीशन की तरफ धकेलता है। देखें बॉडी यहां से यहां पे गया, किस तरफ जा रही है, ये मीन की तरफ धकेल रही है। इधर आए, किस तरफ भेज रही है, मीन की तरफ। तो ये कौन सी फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है जो ऑसिलेटरी मोशन के दरमियान हमेशा ऑब्जेक्ट को वस्ती पोजीशन की तरफ धकेल रही होती है। ठीक है जी। अब उसके बाद एक तो रीस्टोरिंग फोर्स है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, FR भी लिख सकते हैं, R का मतलब होगा रीस्टोरिंग फोर्स। एक ये रीस्टोरिंग फोर्स है और एक वो फोर्स थी जो आपने इस पर लागू की थी, जिसे आप कहते थे अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास, F इज इक्वल टू ma, जो कि आपने 9th में पढ़ा था, आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ। और यहाँ पे आपने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू माइनस kx, बिकॉज बोथ फोर्सेज आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन इनकी मुखालिफ है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स बॉडी को इस तरफ लेके जा रही है और रीस्टोरिंग फोर्स को वापस लेके आ रही है। इसी तरह ये दोनों फोर्सेज हैं, चूंकि बराबर हैं मिकदार में, हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, दोनों की मिकदारों को बराबर कर सकते हैं। ये ma था, ये माइनस kx था। अब यहाँ से m इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर क्या हो गया, डिवाइड। अब k क्या था आपके पास, स्प्रिंग कांस्टेंट, m क्या होता है, मैस। और आपने ये 9th क्लास में पढ़ा था कि मैस जो है वो किसी भी बॉडी का तब्दील नहीं हो सकता, और जो चीज़ तब्दील नहीं हो सकती उसे आप कांस्टेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे k तो ऑलरेडी कांस्टेंट था, लेकिन साथ साथ m जो है वो भी क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट हो गया k ओवर m, तो k ओवर m क्या हो गया, कांस्टेंट। अभी हम रिवर्स प्रोसेस करने जा रहे हैं, किसका, इधर देखें, ये था प्रोपोर्शनल का साइन, इसको खत्म किया था तो क्या आया था, बराबर और कांस्टेंट। अगर इसका रिवर्स प्रोसेस करूं, क्या कि कांस्टेंट और बराबर को खत्म कर दूं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। मतलब यहां पे ये क्या है, कांस्टेंट और ये बराबर, इन दोनों को खत्म करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। और यहां से हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को क्लियरली समझ आ जाएगी। क्या कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक्सेलरेशन की जो सिमत है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये आप लोग एट द एंड नोट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।